हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ प्रश्न पत्र है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पवन सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उन सभी को सॉल्व कर लिया है। बीच में मैंने 2 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया। क्वेश्चन पेपर जो 2022 में हुआ आपका गणित प्रश्न पत्र और 2023 में। आज इसी क्रम में मैं आपके सामने लेके आया हूं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2021 में जो परीक्षा हुई थी गणित की, उस प्रश्न पत्र को लेके आया हूं। आज उस प्रश्न पत्र का पूरा हल देखेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इसका लाभ लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। यदि कोई ठोस वस्तु है तो वह जितना स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको आयतन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्या प्राप्त हो सकती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, a² - 2ab + b² या फिर कहें a² + b² - 2ab किसके बराबर होता है। यह एक सर्वसमीका है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ये किसके बराबर होता है, a - b² बराबर होता है a² + b² - 2ab के। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। अब वर्ग का परिमाप दिया गया है, देखते हैं इसको निकालते हैं। वर्ग का परिमाप, अच्छा वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 4 × भुजा, 4 × भुजा। और वर्ग का परिमाप दिया गया है कितना, 4 मीटर। हमें क्या प्राप्त करना है, उसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जब तक नहीं निकाल सकते जब तक उसकी भुजा ना पता हो। तो भुजा यहाँ से निकालेंगे हम लोग, 4 × भुजा। अब देखिए इस 4 को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा हर में, इधर बचा भुजा, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 1 मीटर। तो जो भुजा हमें प्राप्त हुई वो कितनी, 1 मीटर। हमें निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमने निकाला 1 मीटर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर आएगा, जो कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। अब देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है, ऐसे समीकरण जिसके चर के घात में सिर्फ 1 हो तो वो क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण कहलाएंगे। जैसे पहले वाले को यदि देखा जाए तो इधर 5m है, इधर 2m है। अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 2 घट जाएगा, 3m आएगा। पावर कितना होगा, 1। तो ये एक रैखिक समीकरण होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं पूछा है, रैखिक समीकरण नहीं है, तो जो रैखिक समीकरण नहीं होंगे वही हमारा सही आंसर होगा। अब इसको देखिए, इसमें भी चर के घात में क्या है, 1 है, तो ये भी रैखिक समीकरण हो गया। इसको यदि देखा जाए तो इसमें एक ही चर है, यदि गुणा भी इसका करते हैं तब भी इसके चर में 1 ही होगा पावर में, तो ये भी रैखिक समीकरण होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ये बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा देखते हैं। लिखा है x + 1/x = 7। यदि यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करें तो x एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणा होगा, तो x × x + 1 = 7। अब सभी को पता है जब चर में गुणा होता है और समान होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 1 1 2 हो जाएगा, +1 और इधर हो जाएगा 7x। आप देखिए यहाँ x की पावर में कितना आ गया, 2 आ गया। और किसी भी चर के घात में जब 2 हो तो वो रैखिक समीकरण नहीं बल्कि द्विघात समीकरण होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अब जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये आपके पवन सीरीज में दिए गए हैं। किसी भी ईयर का अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वो आपके सीरीज में देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं सबसे पहले मैंने सीरीज सॉल्व कराया है। सीरीज में जितने ऑब्जेक्टिव हैं सभी को सॉल्व करा दिया है, जितने अति लघु उत्तरीय हैं उन सभी को सॉल्व करा दिया है। अब बारी है लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि अब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों मूव करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर अगर आपको प्रदर्शित करना है तो एक रेखा आप ड्रा कीजिए, बीच में होगा 0 और 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक। बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3 -4 और ऐसे अनंत तक। अब देखिए जो संख्या आपको दी गई है सबसे पहले आप उसको देखेंगे तो देख रहे होंगे ये एक ऋणात्मक संख्या है, यानी 0 के बाईं ओर इसको कहीं रखा जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि 4/5, यदि 4/5 को हम भाग करते हैं, 4 को भाग करेंगे 5 से तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तब पूरी तरह से कटेगा। तो अब आप देख सकते होंगे कि बताइए हमें 0.8 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और 1 से छोटा है, ये आप बता सकते हैं। तो ये संख्या कहीं यहाँ पे रखी जाएगी, कौन सी, -4/5 को। बस इतना सा आपको करना था, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया है कि स्तंभाकृति और स्तंभ आरेख में 2 अंतर बताइए। इसमें 2 अंतर बताना है। स्तंभ आरेख, इसको बार ग्राफ भी कहते हैं, बार ग्राफ, और इसको हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। इसमें 2 अंतर आपको बताना है। तो देखिए जो बार ग्राफ होता है उसका फिगर इस तरह ड्रा होता है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो बार ग्राफ जितने भी बने हैं वे सभी अलग अलग बने हुए हैं, जबकि इसमें हिस्टोग्राफ में सभी डेटा को एक साथ रखा गया है। यदि इसमें आपको अंतर बताना है तो पहला अंतर तो ये हो गया कि इसमें श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत किया जाता है, क्लास वर्ग होता है। देखिए आप, मैंने लिखा है क्लास वर्ग। तो क्लास वर्ग कैसे होगा, जैसे 0 से 5 तक यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, फिर 5 से 10 तक यहाँ रखा जाएगा, 10 से 20 तक यहाँ रखा जाएगा, 20 से 25 तक ऐसे यहाँ पे रखा जाएगा। तो इस प्रकार इसमें क्लास में डिवाइड किया गया है। और जबकि इसमें मात्रात्मक डाटा प्रस्तुत किया जाता है, सबको एक साथ कलेक्टिव इसमें प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा इसमें जो अंतर है, अलग अलग तत्व प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे आप इसको देख सकते हैं सब अलग अलग हैं एक दूसरे से। इसमें सामूहिक डाटा को प्रदर्शित किया जाता है, इसमें जैसा कि आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो 2 अंतर इसमें पूछा था, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपको HCF निकालना है, मासा निकालना है। दिया गया है x² - x और दूसरा जो दिया गया है x³ + x² + x। इन दोनों का मासा निकालना है, यानी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अच्छा, इसको अगर सॉल्व किया जाए, अभी आप इसमें नहीं बता सकते कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, लेकिन अगर इसमें कुछ कॉमन लिया जाए, जैसे इसमें x कॉमन है तो यहाँ x - 1 बच जाएगा। इसमें यदि x कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे x चला जाएगा तो यह x² हो गया, यहाँ पे x² है, एक x जाएगा, x बचेगा, यहाँ से x जाएगा तो 1 बचेगा। अब अगर आप देखें तो इसमें जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो कॉमन क्या है, x कॉमन है, मासा आपका x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3x³ y³, इनके बीच में ये पॉइंट है यानी गुणे का चिन्ह है, तो 4xy³। अब देखिए भाग करना है तो हम इसको लिखेंगे हर में, तो ये हो जाएगा 6x² y। यहाँ से आप देख सकते हैं
एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब एक कटेगा, एक एक्स बचेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब इनको हम हर से अंश में ले जाएंगे तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक हो जाएंगी, इसीलिए ये घट जाती हैं। अगर लिखा जाए, लिख के दिखाते हैं आपको, जैसे ये लिखा है 3, ये यहाँ से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या बचा? तो एक्स क्यूब वाई क्यूब गुणे यहाँ पे 2xy क्यूब, इसको यहाँ पे बचा है हर में एक्स स्क्वायर वाई। तो ये जब अंश में आएगा तो x का -2 हो जाएगा पावर और y का -1 पावर हो जाएगा। अब आप देखिए गुणे का चिन्ह है तो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। देखिए इसका बेस समान है तो घातें जुड़ती या घटती हैं, आपको पता होगा। तो ये जब 3 में से 2 घटेगा तो ये कितना बचेगा? 1x बचेगा। उसके बाद यहाँ y है, y कितना है? -1 और यहाँ पे प्लस का 3, तो ये भी घटेगा। तो 3 में से 1 घटेगा तो y के पावर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ इसको एज इट इज लिख देंगे तो ये 2xy क्यूब और इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर और y की पावर 5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक घनाभ का क्षेत्रफल दिया गया है 125 वर्ग मीटर। सबसे पहले एक घनाभ बना लेते हैं। घनाभ इस तरह बनता है, तो ये हो गया आपका घनाभ। अब इसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 125 वर्ग मीटर। देखिए घनाभ का तो होता है पूरा ये आयतन, लेकिन क्षेत्रफल दिया गया है यानी कोई एक फलक इसका दिया गया है। मान लीजिए ये निचला तला दिया गया है इसका, ये एक तल दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 125 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, ये दिया गया है 125 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसको आप रिलेट करिए, कनेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में जो टेबल है उस टेबल पे यदि डस्टर को रख दिया जाए तो डस्टर का निचला भाग टेबल से सटा हुआ है, जितना एरिया कवर कर रहा है वह उस घनाभ का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितनी है? तो ये है 4.5 मीटर। 4.5 मीटर दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा इसमें दिया है और क्या दिया है? ऊंचाई भी दी गई है, तो ऊंचाई भी लिख लेते हैं। कितना? 4.5 मीटर। अब देखिए जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे लिख सकते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आपको जो चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि घनाभ का क्षेत्रफल हमें पता है कितना? 125 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई दी गई है कितनी? 4.5 मीटर। इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 562.5 और ये मीटर स्क्वायर है, मीटर है तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब मूव करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। देखते हैं इस बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस प्रकार है कि x स्क्वायर -4x -5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। अब इसको किस प्रकार करते हैं? तो सबसे पहले जब आप पूर्ण वर्ग बनाइए तो आपके दिमाग में 2 फॉर्मूले आ जाने चाहिए। एक a+b का होल स्क्वायर और दूसरा a-b का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या होता है? अच्छा अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें लगाना है हमको? तो जो बीच वाला पद है उसको यदि देखिए ऋणात्मक है
तो ये वाला लगेगा, अगर धनात्मक है तो ये वाला लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका तो फॉर्मूला ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी में हमको तोड़ना है, 2ab में तोड़ना है किसको, 4x को। ए स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखा है, 2ab की जगह हमको तोड़ना है 4x को, और b स्क्वायर हमें पता करना होता है। कैसे करते हैं देखिए, तो ये हो गया a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस, अच्छा 2 की जगह पे तो 2 रहेगा, तो 2 हो गया। अगर 4 को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, और a की जगह पे कौन है, तो a की जगह पे x, क्योंकि यही तो हम a माने हैं, तो ये x हो गया, और b की जगह पे आ जाएगा 2। हमको पता चल गया कि b की जगह पे कौन रहने वाला है, 2 रहने वाला है, तो b स्क्वायर की जगह पे कौन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देते हैं एज इट इज, या फिर पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, इसीलिए 2 का स्क्वायर हम लोग अपनी तरफ से माइनस भी करेंगे, और अंतिम में -5 लिखा है, लिख दिए। यही मेन स्टेप है, यही आपको समझना होगा। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे, ये देखिए, इसको अगर इतना देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओपन, तो ये हो जाएगा 4, और ये माइनस का 5, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 9। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अर्थात x माइनस 2, फिर माइनस लगाएंगे 3, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, फिर प्लस लगाएंगे और 3 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 हो जाएगा जब इसको घटाएंगे। यही आपको फाइंड करना था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणनखंड आपका ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं समाप्त। अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो आइए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए प्रश्न क्या है, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी शंकु की ऊंचाई दी गई है। सबसे पहले आप शंकु बना लीजिए। शंकु ऐसे, इसको कोन भी बोलते हैं, ये हो गया शंकु, ठीक है। आइसक्रीम, उल्टा अगर आइसक्रीम को कर दिया जाए तो वो किस आकार में आ जाएगा, शंकु आकार में आ जाएगा। इसकी ऊंचाई है कितनी, 216 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 216 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया है शंकु की ऊंचाई, लिखते हैं कितना, 216 सेंटीमीटर। आगे, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, यही इसका आधार है, बेस यही है, इसका त्रिज्या दिया गया है। अब शंकु का जो बेस है वो एकदम गोल होता है, एकदम से गोल होता है, तो वो किस आकार में होगा, वृत्ताकार में होगा। तो ये हो जाएगा इसका त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या हो गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, गोले की त्रिज्या बताइए। अच्छा, तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई मेटल या धातु है, उसको जब पिघलाकर दूसरे फॉर्म में लाया जाता है तो उसका जो आयतन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम होता है। आप देखिए जब गोल, इस शंकु को पिघलाया जाएगा और एक गोले में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका जो आयतन होगा, जो भार होगा, वो कितना होगा, सेम ही होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि उस गोले की त्रिज्या, अच्छा गोला इस तरह बनेगा और इस गोले की त्रिज्या हमें बतानी है, गोले की त्रिज्या बतानी है। तो दोनों का आयतन तो सेम रहने वाला है, ये क्लियर है।
तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि गोले की त्रिज्या पूछी गई है तो इसमें आयतन कहाँ से आ गया? आयतन लिखने की क्या आवश्यकता है? तो गोले का जो आयतन का फार्मूला होता है उसी में त्रिज्या भी आती है। कैसे? जो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वरना आप एग्जाम में अटक जाएंगे, क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फार्मूले को याद कर लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू रखते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें तो कट जाएंगी, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये भी तो बराबर के इधर है तो ये कट जाएगा। और क्या कट जाएगा? देखिए 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? आर स्क्वायर, यानी शंकु का जो आयतन है उसमें आर। अब यहाँ आर से आर आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या क्या पता अलग अलग हो, तो आप कैसे कट कर देंगे? इसको R1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हमें शंकु का पता है आर, यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 × 16 लिख सकते हैं। और इसका ऊंचाई भी पता है कितना, 216 सेंटीमीटर लिख दिया। इधर क्या बचा? 4। अब इस 4 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये हर में आ जाएगा। यहाँ बचा R1 का क्यूब, यानी ये गोले का आयतन है, गोले की त्रिज्या है, यही हमें फाइंड करना था। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काटते हैं तो ये 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, यानी ये 54 आ गया। इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना होगा, क्योंकि यहाँ से क्यूब हटेगा, इधर घनमूल, तो R1 बराबर यहाँ पे लगाएंगे घनमूल का चिन्ह। हमारे पास क्या बचा? 16 × 16 × 54। इसको तोड़ लेते हैं। घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको आप तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड में। तो 16 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार इसको भी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और आगे 54 को क्या लिखेंगे? तो 54 को हम लिखेंगे 9 × 6 = 54, तो ये हो जाएगा 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3। क्लियर? अच्छा, घनमूल में कितने का पेयर बनता है? तो 3 का, तो ये एक पेयर इसका, दूसरा इसका, और 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 3 ये हो गया, और 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ, 3 इसका पेयर बन गया। तो जब बाहर आएगा तो अकेला, तो 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, और एक बार 2 और आ जाएगा, और 3 एक बार आएगा। इसको गुणा कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? गोले की त्रिज्या। यही हमें फाइंड करना था, लिख देंगे अतः गोले की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु तो अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है। निम्नवत मतलब आधा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए, कुछ प्रशिक्षु हैं जो संस्थान आते हैं, कैसे आते हैं उनका विवरण दिया गया है। किससे आते हैं? तो स्कूटर से 8 आते हैं, ऑटो से 9, पैदल 18 आते हैं, मोटरसाइकिल से 10 आते हैं, अन्य साधनों से वो 15 लोग अन्य साधनों से आते हैं। तो इनको पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं? पिक्टो, जैसे कि इसके शब्द में है, पिक्टो का मतलब हुआ पिक्चर द्वारा। पिक्चर द्वारा प्रदर्शित करना ही पिक्टोग्राफ कहलाता है। तो कैसे करेंगे? अब आप पिक्चर के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं। आप इमोजी ले लीजिए, आप फुटबॉल गेंद बना दीजिए, उसमें कुछ भी फ्लावर बना दीजिए, स्टार बना दीजिए। जैसे कि आपने छोटे बच्चों के बुक्स में देखा होगा, उसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। डाटा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही पिक्टोग्राफ कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यह समझने में और काउंट करने में आसानी होता है। आइए प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए कि एक प्रशिक्षु जो आता है, एक प्रशिक्षु बराबर होगा
एक प्रशिक्षु बराबर कुछ भी मान लीजिए, जैसे ये कोई गोला है या फिर किसी वृत्त का एक पार्ट मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ये एक प्रशिक्षु हो गया। जब इसमें दो प्रशिक्षु होंगे तो हम लोग ऐसे दो बना देंगे, जब तीन होंगे तो ऐसे तीन बना दिया जाएगा, और जब चार होंगे तो ऐसे चार बना दिया जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो एक प्रशिक्षु बराबर हमने मान लिया कि एक वृत्त का एक चौथाई। अब यहाँ पे लिखते हैं यातायात के साधन, यातायात के साधन। इसके नीचे यातायात के साधन लिखेंगे और इधर लिखेंगे प्रशिक्षुओं की संख्या पिक्टोग्राफ द्वारा, या फिर लिख दीजिए पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ। सबसे पहले स्कूटर, तो स्कूटर से कितने आते हैं यहां पे हम प्रदर्शित करेंगे। फिर ऑटो से कितने आते हैं, उसके बाद पैदल आने की संख्या, फिर मोटरसाइकिल और अन्य साधनों से। ऐसे बनेगा, आपको ऐसे एग्जाम में बनाना होगा। अब देखिए स्कूटर से आने वालों की संख्या कितनी है, तो 8 है, तो हम ऐसे बनाएंगे, 8 है तो ऐसे बना लेंगे, ऐसे एक गोला, ऐसे एक वृत्त बना देंगे। ठीक, 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए। दूसरा बना लेंगे, कितना होना चाहिए, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। उसके बाद 9 है तो 8 तो ऐसे बन जाएंगे, तो ये 2 हो गए, 2 वृत्त, और ऐसे हमने पार्ट कर दिया 4। एक और बनाना है तो हम उसको ऐसे बना लेंगे। क्लियर, 8 हो गया, 9 हो गया। अच्छा, पैदल आने वालों की संख्या 18 है, तो ये हो गए 8 और 8 8 हो गया, तो 4 और 4 हो गया 8, फिर ये 4 हो गया 12, फिर ये 4 हो गया 12 4 16। अब 2 और प्रदर्शित करना है तो इसको हम 2 और बना लेंगे, 1 और ये हो गया 2, तो 4 4 8 4 12 4 16 और ये 2 18 हो गए। फिर मोटरसाइकिल 10 है तो ये हो गए 4, फिर हो गए 4 4 8, 2 और बनाना है तो 2 और बना लेंगे, ये हो गए 8 और 2 10। इसी प्रकार अन्य में 15 है तो बनाएंगे 4 4 8 4 12 और ये हो गए 13, फिर 14 और ये 15। क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपको बनाना है। आप इसकी जगह पे कोई भी चित्र ले सकते हैं। अगर सीधा सीधा आपको बनाना है तो मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल ले लीजिए और बॉल को दिखा दीजिए कि 1 प्रशिक्षु बराबर 1, और ऐसे बनाते चले जाइए। 8 हैं तो 8 बॉल बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बॉल बनाते चले जाइए। ऐसे भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है समीकरण 4x + 1 / 8x - 4 = 2 को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच भी कीजिए। सबसे पहले आइए हल करते हैं, फिर उत्तर की जांच देखा जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर है 14, 4x + 1, 4x + 1 और हर में है 8x - 4 = 2। इसके भी हर में एक आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना है, तिरछा गुणा करना है, कैंची गुणा करना है। तो 4x + 1 में 4x + 1 में किसका गुणा होगा? 1 का, बराबर 2 में किसका गुणा हो रहा है? तो 8x - 4 का गुणा हो रहा है। चलिए गुणा करते हैं। तो इसमें तो 4x + 1 ही आएगा, इसमें 8 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 16x। यहाँ माइनस है, इसके पास प्लस, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 4 दूनी होता है 8। पक्षांतर कर लीजिए, 8 को इधर ले आइए और 4x को उधर ले जाइए, तो ये 8 इधर आ जाएगा धनात्मक, और 1 लिखा है तो 1 लिख दिए। यहाँ 16x है
और ये 4x प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9, यहाँ से जब 4 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12x। x का हमें मान निकालना है तो 12 को भी इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/12। सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, यानी x का जो मान आ गया कितना आया, 3/4। अब उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस पे हम वैल्यू रखेंगे, x का मान कितना आया 3/4, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे 3/4। तो यहाँ पे उत्तर की जांच करते हैं, 4x तो 4 गुणे x की जगह पे 3/4 प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 लिख दिए बटे 8x तो 8 गुणे 3/4 प्लस -4 है तो -4 लिख दिया गया। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड हम लोग को लाना है। तो देखिए 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ क्या बचा, हर में बचा 3 + 1 और अंश में 3 + 1 और हर में बचा 3 दूनी 6 -4, यानी ऊपर आ जाएगा 4 और ये नीचे हो जाएगा 4/2। इसको और हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 1, यानी 2/1 आ गया या 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, उत्तर की जांच भी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। संलग्न का मतलब होता है 2 भुजाएं जो आपस में जुड़ी हुई हों। तो क्रमशः दिया गया है, एक 6 सेंटीमीटर और दूसरा 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये है 6 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। यानी इसका ये जो विकर्ण है ये कितना दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दीजिए ABC और ये हो जाएगा D। इतना क्लियर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आप देखें तो एक ABC, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, अगर इतना कवर कर लिया जाए ऊपर वाला पार्ट तो ये एक त्रिभुज ये, और नीचे वाला कवर कर लिया जाए तो एक त्रिभुज ये दिख रहा है। यदि इन त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लें दोनों का तो और जोड़ दें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में अब त्रिभुज ABC अगर हम यहाँ अलग बनाते हैं तो ये इस प्रकार बनेगा, ABC, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर, इस तरह है। तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो वो किस प्रकार का त्रिभुज, तो वो विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A, फिर S - B और S - C। सबको याद होना चाहिए फार्मूला, बिना फार्मूले के काम नहीं चलेगा। जहाँ S क्या है, S अर्ध परिमाप है, और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तो तीनों भुजाओं का योग करते हैं, 10 + 6 + 8 और इनका आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 8 18 और ये 24, तो 24/2 यानी कि अर्ध परिमाप कितना आ गया, 12। यहाँ पे 12 रखेंगे और तीनों भुजाएं ABC क्या हैं, तो ये तीनों भुजाएं हैं, रखते हैं 12, फिर 12 - A, किसी को A मान लीजिए किसी को B C, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले A मान लेते हैं 8 को, तो ये 8, 12 - 8, फिर 12 - 6 और फिर 12 - 10। ठीक, सॉल्व करते हैं तो ये 12 गुणे 12 में से 8 जाएगा 4, गुणे का चिन्ह, 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 10 गया 2। और सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए अब इनका वर्गमूल निकालना है।
इसको यदि तोड़ा जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 और गुणे 2 लिखा है, 2 लिख दिया। अब पेयर बनाएंगे, पेयर जब बनाएंगे तो 2 2 और ये 2 और 3 का पेयर बनेगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो ये 24 आ गया क्या क्षेत्रफल, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये अगर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि भुजाएं अब देख रहे होंगे 8 ये विकर्ण है, ये कॉमन भुजा हो गई, 6 यदि ये है तो ये भी 6, ये 10 है तो ये भी 10, तो 24 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल भी 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है x प्लस 4y का होल क्यूब, x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब। सरल करना है, दो विधि आपके पास है, दो विधि क्या, दो अलग अलग फार्मूले इस पे अप्लाई किए जा सकते हैं, किंतु कौन सा करना है। देखिए अगर आप सिर्फ इसको देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, इसको अगर देखें तो a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा है अगर इसको पूरे को a मान लें और इसको b मान लें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बिना फार्मूले के इस पेपर में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपने देखा कितने फार्मूले का यूज़ हुआ है। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं a प्लस बी के होल क्यूब पे, तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे x लिखा है तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 4y का क्यूब, 4y का क्यूब प्लस 3ab, ये 3a की जगह पे x, b की जगह पे 4y और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 4y। माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। अगला जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाले फार्मूले पे ओपन होगा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक ब्रैकेट। a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब माइनस लगा है, b क्यूब यानी 4y का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a। अब a क्या है तो a तो x है और b क्या है तो b है 4y। ब्रैकेट में x माइनस 4y हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे जब ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस, अब इसको ओपन करिए तो 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौका 64 y क्यूब, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 तें 12 xy और ये ब्रैकेट में एज इट इज इसको लिख दीजिए। फिर माइनस, इसको ओपन करेंगे तो ये x क्यूब, ये भी हो जाएगा 64 y क्यूब, ये हो जाएगा 12 xy और ये एज इट इज लिख दीजिए। और आगे सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट ओपन होने की बारी है, तो x क्यूब प्लस 64 y क्यूब प्लस 12 xy, x प्लस 4y हमने एज इट इज लिखा। जब ब्रैकेट ओपन होगा चिन्ह माइनस का है, सब बदल जाएंगे, तो ये माइनस का x क्यूब
ये प्लस का 64y³ हो जाएगा, ये प्लस का 12xy हो जाएगा और ये ब्रैकेट में x माइनस 4y एज इट इज। क्लियर है? आगे अब देखिए, कुछ कटेगा, कुछ घटेगा, कुछ जुड़ेगा। कौन? जो सजातीय पद होंगे। x³ प्लस का है, यहाँ माइनस का कट गया। 64y³ यहाँ प्लस है, यहाँ भी 64y³ प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। 64 दूना 128y³ हो जाएगा। 12xy यहाँ पे है और यहाँ पे 12xy यहाँ, लेकिन इसके ब्रैकेट में क्या है? माइनस का है। अच्छा, इसको भी अगर गुणा कर लें, चलिए इसको भी गुणा कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा 12x² और जब इसमें करेंगे 12 चौक 48 xy², 12 चौक 48 xy²। इसी तरह इसको जब करेंगे तो 12x² माइनस 48 xy²। अब ये भी कट जाएगा, प्लस का और ये माइनस का। तो अब क्या प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा 12 और 12 24 x² और क्या बचा? ये बचा 128y³। ये आपका आंसर हो गया। एक एक स्टेप बहुत कायदे से समझिए तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड को सत्यापित कीजिए। अच्छा, सत्यापित करना है यानी दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए और x, y, z की वैल्यू भी दे दी गई है, यानी हमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। पक्ष कितने हैं? दो पक्ष हैं, दायां और बायां पक्ष। लिखते हैं क्वेश्चन, x इंटू वाई प्लस जेड, x इंटू वाई और दूसरे ब्रैकेट में है प्लस x इंटू जेड। x की वैल्यू दी गई है, दोनों साथ में लेके चलते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। x का मान रखेंगे 2/7, तो यहाँ 2/7 गुणे, y का मान है 9/2 प्लस लगा है, z का मान है 2/3 लिख दिए, बराबर x का मान 2/7 गुणे y का मान 9/2 ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह है, x का मान पुनः रखेंगे 2/7 गुणे z का मान 2/3। हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला एलसीएम हो जाएगा इसका कितना? 6। यहाँ 3 से गुणा होगा 27 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा होगा ये 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 9/7 प्लस 2 दूनी 4 और 7 त्रिक 21। इतना क्लियर हो गया। इनके बीच में गुणे का चिन्ह, तो 2/7 गुणे 27 और 4 हो जाएगा 31/6 बराबर 21 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो यहाँ पे गुणा होगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से होगा, 9 त्रिक 27 और यहाँ पे गुणा नहीं होगा तो ये हो जाएगा 4। 2 3 6 ये कट जाएगा, अंश में आ जाएगा 31 और 7 का 3 से गुणा होगा 21, 31/21 और इधर आ जाएगा 27 4 31 और बटे में 21। आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, इसीलिए ये सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया बहुत आसानी से। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बच्चों आइए देखते हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। त्रिभुज के संबंध में सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें पूछा गया है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानिए आप लोग, सर्वांग सम। देखिए मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, नाम दे देते हैं ABC और इसको नाम देते हैं PQR। त्रिभुज में कितने कोण? तो त्रिभुज में 3 कोण। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब देखिए सर्वांग सम क्या होता है। मान लीजिए दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं? समान हैं। समान का मतलब बराबर हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर,
ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, यदि ये भी 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। यानी एक के ऊपर अगर दूसरे को रखा जाए तो जो नीचे हो वो कवर कर ले, वो ढक जाए, ना दिखे, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। अब इसमें जो इसके नियम हैं, जो इसके शर्त हैं, वो क्या हैं? कितनी शर्तें हैं? तो 3 शर्तें हैं। सबसे पहले भुजा भुजा भुजा। अब आप लोग कहेंगे ये भुजा 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 क्या है सर? मतलब साइड साइड साइड, इसको एस 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 लिखते हैं। यानी त्रिभुज की जब किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वे सर्वांग सम होंगी, सर्वांग समता के नियम का पालन करेंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसमें क्या होता है? यानी साइड एंगल साइड। इसमें दो त्रिभुजों के बीच में दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तथा एक कोण आपस में बराबर होंगे तो वे भी आपस में सर्वांग सम होंगे। तीसरा है कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड और एंगल। इसमें क्या होंगे? दो कोण आपस में बराबर होंगे तथा एक भुजा आपस में बराबर होगी, तब वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग समता के यही तीनों नियम हैं। आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था। आप ऐसे अगर फिगर ड्रा करके ये लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाते। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये आपके सामने 2021 का पेपर था। कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन पेपर और ईयर से और वर्षों से थोड़ा अलग था, यानी मॉडरेट था। टफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट था। इसमें फार्मूले का ज़्यादा यूज किया गया था, तो इसीलिए आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए और सिलेबस में जो भी हो प्रयास कीजिए कि सब कवर हो जाए। जितने फार्मूले हैं, जितने जो आपका सिलेबस है, सब कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आपका क्वेश्चन पेपर आसान आएगा, मॉडरेट आएगा या फिर टफ आएगा, हार्ड आएगा। इसीलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए। जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए इनफ है। सीरीज पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं। जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करा दे रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। डीएलएड जैसे एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं, इसीलिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो ये रहा आपके 2021 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल। आगे अब जितने भी क्वेश्चन पेपर और बचे हुए हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि उसको सॉल्व कराऊं और आप लोगों को समझा दूं। आपके एग्जाम के पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सब कंप्लीट हो जाए। आपके जो सीरीज चल रही है सीरीज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप लोगों तक सूचना तो आ गई होगी कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च के 3य सप्ताह में प्रस्तावित है, यानी मार्च के 3rd वीक में उसको पेपर आपका करवा लिया जाएगा। पीएनपी की यही मंशा थी कि वह फरवरी में ही आपका एग्जाम करवा ले, लेकिन महाकुंभ में हुए भगदड़ के कारण आपकी परीक्षा डिले हो गई, पोस्टपोन हो गई, जो कि अब मार्च के 3य सप्ताह में संपन्न कराई जाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।